नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज की चर्चा का विषय है बुध का अपनी उच्च राशि में परिवर्तन। करीब 20-21 दिनों का ये परिवर्तन है। बुध अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं। इसमें कुछ समय तक उच्च में, उसके बाद स्वग्रही रहते हैं। विशेष अच्छी बड़ी बात यह है कि किसी भी लग्न के लिए इसका खराब परिणाम नहीं है और 4 राशियों के लिए यह राजयोग का निर्माण करेंगे जिसका नाम है भद्र महायोग। तो अभी जब डिटेल में बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। मुख्य तौर पर बुध बौद्धिक सामर्थ्य, विचारशीलता, किसी भी मुद्दे पर सोच समझ, प्लानिंग, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, इन सब तरह की चीजों को संभालते हैं। भाषा से संबंधित किसी भी मुद्दे को संभालते हैं। अब अगर कुंडली में बुध अच्छा होगा तो व्यापार करने की, पढ़ाई की, लिखाई की, अकाउंट्स, मैथ, ये सभी चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो ये फायदा होता है बुध के कुंडली में अच्छा होने का। और अब बात करते हैं कि अगर कुंडली में बुध अच्छा है तो ये स्थितियां होती हैं। और कमजोर होता है तो आपका मैथ कमजोर हो सकता है, आपकी सेहत कमजोर हो सकती है, आपका व्यक्तित्व में थोड़ी बहुत दिक्कतें, आपकी बोली भाषा, प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो सकता है, हम उच्चारण की भी थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने में आ सकती। तो बुध इन सब चीजों को संभालता है। सूर्य का पुत्र, चंद्र का पुत्र गिना जाता है, इसीलिए सूर्य के साथ होने पर भी इसे अस्त नहीं समझा जाता। और जब सूर्य इसके साथ आते हैं तो इसे बुध आदित्य योग बनता है, पिता पुत्र का एक साथ होना। हम उसमें आमतौर पर बुध को अस्त नहीं गिनते, बुध के अस्त होने का प्रभाव नहीं लिया जाता। तो ये तो हो गई थोड़ी प्रस्तावना कि हमें बातें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि एक एक करके इन सारी लग्नों को लेता हूं और ध्यान से आप उन 4 लग्नों पे ध्यान दीजिएगा जिस पर भद्र महायोग, राजयोग बनेगा। तो बहुत शानदार वीडियो है क्योंकि किसी के लिए भी खराब नहीं है, सभी के लिए अच्छा है। पर किन 4 लग्नों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है वो समय के साथ आपको पता चलेगा। अभी तो मेष से शुरू करते हैं। मेष के लिए छठे घर में ये स्वग्रही होकर आएगा, 12वें घर पर अपनी नीच दृष्टि से देखेगा और तीसरे घर का भी स्वामी बनकर आएगा। तो मेष वालों के लिए शत्रु पक्ष के मुद्दे पर हेल्थ के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अच्छा है। भाई बहनों के साथ तालमेल में कोई दिक्कतें होंगी तो वो इंप्रूव होंगी या तालमेल और सुदृढ़ होंगे। अगर आपने कर्ज ले रखा है तो उसकी अदायगी होगी। आप कर्ज लेना चाह रहे हैं तो कर्ज मिल सकने में भी आपको सुविधा होगी। कुल मिलाकर के शत्रुओं के लिए भी आपके लिए फेवर, स्वास्थ्य में आपको फायदा, कर्ज में आपको फायदा देखने में आएगा। भाइयों के साथ तालमेल, आपको किए हुए मेहनत का फल देखने को मिलेगा। तो अच्छा रिजल्ट तो किसी का भी खराब नहीं है। तो मेष के लिए भी ये अच्छा है, पर ये एवरेज अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं पर एवरेज अच्छा। वृषभ की बात करते हैं तो वृषभ के लिए 5वें घर में आएगा। 5वां घर हमारी संतान, हमारी बौद्धिक सामर्थ्य, सोच समझ, प्लानिंग, हमारा पेट दर्द जैसी शिकायतें उसमें हम देखते हैं। संतान के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है, किसी भी मुद्दे पर बड़े डिसीजन लेने के लिए बहुत अच्छा समय गिना जाता है। तो यहाँ बुध का होना अपने आप में अतीव शुभ है। इन सभी मुद्दों पर जिनकी मैंने अभी चर्चा की लाभ होगा। इसके साथ साथ आमदनी को भी थोड़ा सा प्रभावित करेगा, थोड़ा नेगेटिव करेगा लेकिन थोड़ा प्रभावित करेगा। कुटुंब का सहयोग मिलेगा, बोली भाषा व्यक्तित्व में आपके निखार देखने में आएगा। तो आपको इसका लाभ ही लाभ होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। मिथुन लगन, ये पहली वो लगन है जिसमें राजयोग बनेगा। 4थे घर में बुध स्वग्रही होंगे तो बुध का राजयोग भद्र महायोग इनके लिए बनेगा। जब भी लग्न का स्वामी भी स्वग्रही होता है तो ये अपने आप में भी एक राजयोग हो जाता है और केंद्र में ग्रह स्वग्रही होता है तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो यहाँ 2 तरीके से फायदेमंद हो गया, लग्न का स्वामी भी है और केंद्र में स्वग्रही होकर के बैठा है। तो लगन भी मजबूत हुई, राजयोग भी बना। सेहत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, धन संपदा, हायर एजुकेशन, माँ, मकान, वाहन, इन सभी मुद्दों पर आपको राहत देखने में आएगी, आप आनंद महसूस कर सकते हैं। कर्क लगन के लिए 3रे घर में स्वग्रही होकर आएगा। आपके प्रयास, आपके एफर्ट्स, आपकी कोशिश, आपकी मेहनत इंप्रूव होगी, लेकिन थोड़े खर्चे भी बढ़ेंगे, थोड़ी भागदौड़ भी बढ़ेगी, थोड़ा एक तरह से बैलेंस हो गया। नुकसान तो नहीं हो रहा है लेकिन फायदा जितना हो रहा है उसी अकॉर्डेंस में थोड़ा बहुत नुकसान भी हो रहा है। तो उस लिहाज से कर्क के लिए बुरा नहीं है पर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बुरा नहीं है। सिंह की बात करते हैं, 2रे घर में स्वग्रही होकर आएगा।
परिवार के साथ, पैतृक संपदा के हिसाब से, बोली भाषा के हिसाब से, आमदनी के हिसाब से बहुत अच्छा है। अपने 10-20% काम तो हम सिर्फ अपने शब्दों से निकाल सकते हैं, तो इनके शब्दों में एक जादू होता है, इनकी टॉकिंग सेंस बड़ी इंप्रेसिव होती है, दूसरों के मन को टटोल लेने की इनमें सामर्थ्य होती है, बड़ी चतुराई से बोलना इन्हें आता है। तो ये सारे गुण इन सिंह लगन वालों को इस परिवर्तन में प्राप्त होंगे। दूसरी वो शानदार लग्न जिसपे राजयोग बनेगा उसका नाम है कन्या। लगन में ही बुध का राजयोग है, तो लगन का यानी लग्नेश लगन में स्वग्रही, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इस राजयोग का नाम भद्रमा योग, बहुत अच्छी बात, और दशम भाव का भी स्वामी है। ज्योतिष में एक नियम ये कहता है कि एक ही ग्रह दो लग्नों का, दो केंद्रों का स्वामी हो तो उस पर केंद्र अधिपति दोष लगता है, वो उतना शुद्ध, उतना शुभ लाभ नहीं देता जितना कि उसे देना चाहिए। ये बात भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भद्रमा योग का निर्माण हो रहा है, उन्हें लाभ होगा। जीवन स्तर, पोजीशंस के हिसाब से, समाज में रुतबे के हिसाब से, सेहत के हिसाब से कुछ आगे बढ़ने के नए मौके मिलना, जहां भी पर्सनैलिटी का फायदा हो सकता है वो सब होना, शादी ब्याह के मौकों पर भी इसमें लाभ देखने में आएगा। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी अच्छी स्थितियां देखने में आएंगी। तुला लगन की बात करते हैं तो 12वें घर में बुध स्वग्रही है। ये भी अपने आप में एक राजयोग होता है, इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, चलिए इस बात में नहीं जाते हैं। भाग्य का स्वामी स्वग्रही होकर के बैठा है, लक सपोर्ट करेगा, पिता से सहायता मिलेगी, अध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा। बुध अगर बुद्धि का स्वामी है तो मनन का स्वामी भी है, विचारशीलता, गहरा करके किसी बात को सोचने की सामर्थ्य भी देता है। तो तुला लगन वाले धीरे धीरे इसमें अंतर्मुखी होने की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, ये केवल गोचर का प्रभाव है, इसका बहुत लंबा असर नहीं होगा, लेकिन ये गुण अपने आप में अच्छा है। अब जिनकी जन्म कुंडली में जन्म के समय से यही है, मान लीजिए तुला लगन वालों का जन्म के समय से आए, तो उनको ये विशेष गुण प्राप्त जरूर होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक की। तो वृश्चिक के लिए 11वें घर में स्वग्रही है, आमदनी का स्वामी है और बचत का भी स्वामी है, यात्राओं का स्वामी है, गड़े धन मिलने का स्वामी है, गुप्त धन मिलने का स्वामी है, अचानक धन प्राप्ति का स्वामी। अब सोचिए, धन हो और धन बच भी जाए, हम कमा भी लें और खर्च भी ना हो, हम कमा लें और उसे जोड़ सकें, इससे सुंदर और अच्छी बात क्या हो सकती है। तो बहुत अच्छा है, इनकम इंप्रूव होगी, सेविंग्स इंप्रूव होंगी, वो आपके काम आएंगी, भविष्य के लिए आपकी निधि जुड़ेगी। थोड़ा नेगेटिव असर बच्चों पर देखने में आ सकता है या अपनी पढ़ाई लिखा पर देखने में आ सकता है, लेकिन ये बहुत माइनर फीचर होगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। धनु वो तीसरी लग्न है जिसके ऊपर ये राजयोग बनेगा, जिसका नाम है भद्रमा योग। दशम भाव में ये बनता है, पत्नी के घर का स्वामी भी है, यानी लाइफ पार्टनर का, जीवन साथी का और आपके स्टेटस का। बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक माइनर गड़बड़ है कि लगन के साथ इसकी तालमेल बहुत शानदार नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा एक स्टेप नीचे वाला लेके चलना चाहिए। बहुत अच्छा है धनु के लिए, जीवन स्तर की ऊंचाइयों को मेंटेन करने के लिए, वैवाहिक जीवन में सुख के हिसाब से, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, कुछ हद तक प्रमोशन तरक्की के हिसाब से भी इसे देखा जा सकता है, तो कोई गड़बड़ नहीं है। अब बात करते हैं मकर। मकर के लिए ये स्थिति आएगी भाग्य के स्थान पर। तो भाग्य अगर आपका बलवान है तो आपसे बड़ा राजा कौन। तो भाग्य की स्थिति इंप्रूव होती है, शत्रु पक्ष, बीमारी पक्ष भी आपका इंप्रूव होता है। तो अगर आप भाग्य से बलवान हैं तो शत्रु अपने आप कमजोर हो जाएंगे, बीमारियां घट जाएंगी, आपके कर्जों की जरूरत ही नहीं है। पिता का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद, ईश्वर के प्रति भक्ति और पूजा पाठ, ये आपको सभी चीजें प्राप्त होंगी। तो मकर वालों के लिए भी ये गोचर शुभ है, बहुत शुभ है। अब बात करते हैं कुंभ लगन के लिए। कुंभ लगन के लिए 8वें घर में आएगा। 8वें घर में कोई ग्रह स्वग्रही तो उसकी उम्र के लिए पुरातत्व के हिसाब से, धन संग्रह के हिसाब से, समुद्र की यात्राओं के हिसाब से, विदेश यात्राओं के हिसाब से देखा जाता है, अच्छा समझा जाता है। संतान के हिसाब से भी कुछ हद तक ठीक समझा जाता है। तो बुरा इनके लिए भी नहीं है, लेकिन बहुत शुभ नहीं है, क्योंकि 8वां घर मृत्यु का भी कंट्रोलर है और किसी भी ग्रह का उस स्थिति में आना बहुत शुभ नहीं देता, क्योंकि चौथे, 8वें, 12वीं गोचर में जो ग्रह जाते हैं वो उतना शुभ फल नहीं देते जितना शुभ फल हम उम्मीद करते हैं। तो ये एक एवरेज सिचुएशन देगा, बुरा नहीं है पर बहुत शानदार नहीं है। अब चौथी वो शानदार लग्न आ गई मीन, जिसमें फिर से राजयोग का निर्माण हो रहा है और वो भी 7वें घर में। तो 7वें घर में बुध का राजयोग बनेगा, जो पत्नी के सुख का स्वामी बनेगा, वैवाहिक जीवन के सुख का स्वामी और भाग्य का। अब देखिए,
अच्छी पत्नी या अच्छा जीवन साथी भी भाग्य है। गोचर में अगर कुछ समस्याएं चल रही हैं तो सॉल्व होंगी। नई शादी की बातचीत चल रही है, यानी अभी आप यंग हैं, आपके विवाह की बातचीत हो रही है तो विवाह के योग बनेंगे। सुखों का योग बनेगा, मकान का, वाहन का, यात्राओं का, माता जी से तालमेल, मकान इत्यादि, ये सभी सुख आपको प्राप्त होंगे। तो वो 4 लगन कौन सी हैं मैं दोबारा से बताता हूं। मिथुन, कन्या, धनु और मीन, जिन पर राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसके बाद सेकंड नंबर पर अगर हम अच्छी बात करते हैं तो वृषभ, वृषभ के बाद बात करेंगे तो वृश्चिक, वृश्चिक के बाद बात करेंगे तो मकर। इन 3 के लिए सेकंड नंबर पे अच्छा है, बाकी सबके लिए अच्छा है, कोई खराब नहीं है। कैसा लगा आज का वीडियो? इसके बारे में कोई चीज जाननी चाहते हैं, कोई चीज आपको क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, मुझसे पूछें, जिससे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अगला वीडियो जरूर ध्यान से देखिएगा। सितंबर माह में 7 बड़े चेंज हो रहे हैं, जो आमतौर पर एक महीने में इतने ग्रह इतने बार बदलते नहीं। 2 ग्रह वक्री से मार्गी होंगे और 5 ग्रह अपनी राशियां बदलेंगे। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है, इसको कोशिश करूंगा कि मैं समझा सकूं और आप उसे आसान शब्दों में समझ सकें। तो उसे जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।